हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा, मैथ्स को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूं आपको मेरा समझाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है और मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर 6:9 है, C अनुपात D बराबर 15:9 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताना है। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा? सबसे पहले हमें A B C D का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात। ये हमसे ABCD का मान पूछा है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है बेटा, A अनुपात B का मान दिया है 4:5। कहने का मतलब कि ये A का अनुपात 4 है और B का अनुपात 5 है। तो A के नीचे हमें 4 लिख देना है और अनुपात B के नीचे हमें 5 लिख देना है। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, B अनुपात C बराबर 6:9। अब B के नीचे तो हम लोग 5 लिख चुके हैं। अब B के स्थान पर हम लोग ये 6 कहाँ लिखेंगे? तो बेटा, ये वाली लाइन, पहली लाइन हमें छोड़ देनी है। अब दूसरी लाइन से हम B के नीचे 6 लिखेंगे और वह उसी के सामने C के नीचे 9 लिखेंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे दिया है C अनुपात D का मान कितना है, 15:19। अब वैसे ही हमें सेम चीज़ करनी है। कैसे? C के नीचे हमने 9 लिख दिया है। अब C के नीचे 15 लिखने के लिए हमें वापस से वो लाइन छोड़कर उसके नीचे वाली लाइन में 15 लिखना है और उसी के ठीक सामने 19 के नीचे D लिखना है। अब क्या करना है बेटा, अब जहाँ जहाँ पे स्थान खाली है, यानी कि जहाँ जहाँ पे संख्याएं नहीं है, उस स्थान पर हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स क्यों बनाएंगे बेटा? क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन कौन सा जगह खाली है। जैसे ये C के नीचे ये स्थान खाली है तो यहाँ बॉक्स बना देंगे। D के पास बना देंगे, D के पास 2 जगह खाली है। यहाँ बेटा B के स्थान पर 1 जगह खाली है और यहाँ A के स्थान पर 2 जगह खाली है। कहने का मतलब यहाँ हम जो है पहली वाली लाइन में C और D का स्थान खाली है, तो हमने वहाँ बॉक्स बना दिया जिससे हमें पता चले कि पहली लाइन में C D का स्थान खाली है। अब दूसरी लाइन में A और D का स्थान खाली है। ऐसे ही तीसरी लाइन में A और B का स्थान खाली है। अब हम लोगों को इसमें कौन सा अंक भरना है और वह अंक कैसे भरा जाएगा, ये पता कैसे लगाएं? तो बेटा, एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि जो बॉक्स खाली हो ठीक उसके पीछे वाली संख्या हमें रिपीट कर देनी होती है। कहने का मतलब कि ये C वाला बॉक्स खाली है तो हमें ये पीछे वाली संख्या 5 है तो 5 यहाँ रिपीट कर देना है। अब वापस से D वाला स्थान खाली है तो ये पीछे वाला 5 यहाँ फिर से रिपीट कर देना है। कहने का मतलब कि जो बॉक्स खाली रहता है उसके ठीक बगल वाली संख्या हम रिपीट कर देते हैं। अब दूसरी लाइन में क्या है बेटा, यहाँ D के स्थान पर ये बॉक्स खाली है तो ये पीछे वाली संख्या 9 हम रिपीट कर देंगे। अब यहाँ A के नीचे ये बॉक्स खाली है। अब इसमें कौन सी संख्या लिखें? इसके पहले तो कोई संख्या है नहीं, तो इसके बाद ये 6 संख्या है, 6। तो हमें क्या करना है, ये 6 वाला रिपीट कर देना है। अब तीसरी लाइन में B वाला ये बॉक्स खाली है तो B में हमें ये 15 रिपीट कर देना है और वापस से यहाँ 15 रिपीट होगा, ये वाला 15 आगे जाएगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ बेटा कि जैसे जब बॉक्स जहाँ पे जो स्थान पर बॉक्स खाली हो उसके ठीक पीछे वाली संख्या हम रिपीट कर देते हैं। अगर दाहिने साइड में बॉक्स खाली है, जैसे ये C देखिए दाएं खाली था तो हमने ये बाएं वाली संख्या 5 रिपीट कर दी। और यदि बाएं संख्या खाली है, जैसे ये 6 देखिए बाएं साइड में खाली था तो हमने ये दाहिने वाली संख्या रिपीट कर दी। अब बेटा कुछ करना है नहीं, अब सीधा सीधा गुणा कर देना है। गुणा कैसे करना है, इस 4 का गुणा 6 में और 15 में, यानी 4 गुणा 6 गुणा 15। तो 4 गुणा 6 गुणा 15 जब हम लोग करेंगे बेटा तो आएगा 360।
अनुपात का चिन्ह है, अनुपात लगा देंगे। अब ये 5 गुणा 6 गुणा 15, यानी 5 का गुणा 6 में और गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 450। आगे अनुपात है, अनुपात लगा देंगे। अब 5 का गुणा 9 में करेंगे और फिर 15 में करेंगे, यानी 5 गुणा 9 गुणा 15। जब 5 गुणा 9 गुणा 15 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 675। अब आगे क्या करना है बेटा, ये 5 गुणा 9 गुणा 19, तो जब 5 गुणा 9 गुणा 19 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 855। अब बेटा अनुपात को हम लोग कैसे लिखते हैं, अनुपात को हम लोग सबसे छोटी से छोटी संख्या में लिखते हैं, यानी अगर वो कट रहा है तो उसको हम लोग काट देंगे। तो ये 360, 450, 675 और 855, इसमें हम लोग 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देने के बाद जब 360 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो बेटा ये आएगा 72। तो 72 अनुपात। अब 450 में जब 5 से भाग करेंगे तो आएगा बेटा 90। अब आगे 675 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो आएगा बेटा 135। वापस से ऐसे ही जब हम लोग 855 में 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 171। अब अभी भी ये सारी संख्याएं देखिए बेटा 9 से कट जाएंगी। 9 से कटने का क्या मतलब है कि 9 से जब हम लोग 72 में 9 से भाग करेंगे तो 9 अठे 72, 8 बार जाएगा यानी 8 आ गया। अनुपात ये 90 में 9 से भाग करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। और 135 में जब हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 15 से कट जाएगा। और अनुपात 171 में जब हम लोग 9 से भाग करेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए नहीं कटेगा, तो अनुपात हमारा कौन सा बन गया, 8 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 19, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया 8 10 15 19। और 8 10 15 19 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि हो जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा, यानी हमसे भिन्न का हर पूछा है। अब आप लोगों को पता होगा बेटा कि भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, यानी कहने का मतलब कि ये जो भिन्न है इसको हम लोग कैसे p/q के रूप में लिखते हैं, भिन्न को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न कह रहा है कि भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए। कहने का मतलब ये जो हमारी भिन्न है p/q, इसके अंश में 4 की वृद्धि यानी 4 जोड़ दिया जाए इसके अंश में तो भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है भिन्न में, यानी ये p/q में हम लोग इसके अंश में 4 की वृद्धि किए। तो अब जो भिन्न है ये हमारी p/q भिन्न है, इसमें क्या हो जाता है बेटा 2/3 की वृद्धि, यानी 2/3 प्लस हो जाएगा, यानी ये जो p + 4/q है ये बराबर हो जाएगा p/q + 2/3 के बराबर। कैसे हुआ बेटा, ये देखिए प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न के अंश में 4 जोड़ दें तो ये भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है भिन्न में, यानी जब हम लोगों ने 4 जोड़ दिया p/q में तो ये p/q से 2/3 अधिक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है बेटा, ये p + 4/q जो है ये होता है बेटा a + b/c, अगर दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/c + b/c, यानी a + b/c का विस्तार होगा a/c + b/c। तो वैसे ही सेम हम लोग इस इक्वेशन में करेंगे। इसमें क्या करना है बेटा, ये p + 4/q है, इसको हम लोग p/q + 4/q लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब आगे क्या करना है, आगे ये p/q + 2/3 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब p/q से p/q कट गया, बचा क्या बेटा 4/q = 2/3, यानी ये बचा 4/q = 2/3। अब कुछ करना नहीं है, ये आपस में गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा q में जब करेंगे तो आएगा 2q
बराबर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया के 12। अब क्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 12/2 कैसे आया, इस 2 का हम लोग पक्षांतर किए तो 2 क्यू के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो ये 6 बारी में कट जाएगा। अब Q का मान कितना आ गया बेटा, 6। हमसे पूछा क्या है कि भिन्न का हर क्या होगा। ये भिन्न जो हमने P/Q लिखा था, इसका Q देखिए ये हर है, इसका हर क्या है, Q। यानी हमसे Q का ही मान पूछा है, क्योंकि लिखा है कि भिन्न का हर क्या होगा, तो हर Q है, तो Q का मान कितना आ गया बेटा, 6। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई बताना है हमें। अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले मान लिया, हमने मान लिया कि झील की गहराई x मीटर है, ये हमने मान लिया। अब बेटा झील का आयतन झील का आयतन क्या होगा, झील का आयतन वही होगा जो उसमें उपस्थित जल की मात्रा है। कहने का मतलब जो झील के अंदर जो पानी है, जो जल की मात्रा है, वही उसका आयतन होगा। यानी ये जो 1200 घन मीटर है, यही झील का आयतन हो जाएगा। तो हमें पता है बेटा कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब झील का आयतन हमें दिया है 1200 घन मीटर। आयतन कैसे 1200, बेटा झील का आयतन वही होगा जो उसमें उपस्थित जल की मात्रा होगी। यानी आयतन के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे 1200 बराबर लंबाई, झील की लंबाई कितना दिया है 40 मीटर, तो ये 40 हो गया, गुणे चौड़ाई कितना दिया है बेटा 10, और गुणे ऊंचाई, ये हमने झील की गहराई, यही उसकी ऊंचाई है, इसको हमने कितना माना हुआ है, x माना हुआ है। अब आगे क्या करना है बेटा, अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो गया 1200 और 40 गुणा 10 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, ये 40 गुणा 10 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये x के साथ दोनों देखिए गुणे में है, तब जब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों भाग में चला जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो गया 4 तिया के 12, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा 3 मीटर। तो झील की गहराई कितनी है, x मीटर, x की वैल्यू आ गई 3, यानी झील की गहराई कितनी हो गई 3 मीटर। 3 मीटर किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या कह रहा है बेटा, 94 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है। बेटा ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमारी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है, उनका लघुत्तम 525 है, एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब बेटा हम लोग बहुत पहले से ही एक सूत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वह सूत्र कौन सा है, सूत्र है कि संख्याओं का मस गुणे संख्याओं का लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बेटा बहुत पुराना सूत्र है, बहुत प्राचीन काल से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि मस गुणा लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मस हमें दिया है 35 और गुणा लस हमें दिया है बेटा 525, ये 525 बराबर पहली संख्या, उनमें से एक संख्या हमें दिया है 175, तो गुणा के दूसरी संख्या हमसे पूछा है। अब दूसरी संख्या कैसे निकलेगी बेटा, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, ये 35 गुणा 525, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे
और इस 175 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो दूसरी संख्या के साथ ये गुणे में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब कुछ करना है नहीं बेटा, अब इसको हम लोग काट पीट कर देंगे। काट पीट कैसे करेंगे, ये हो गया 5 सत्ते 35 और ये हो गया बेटा 5 तिया के 15, 2 5 पचे 25 और ये 7 पचे 35 और ये 5 से कटा 5 एकम 5 0 5 पचे 25, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 105। और हमसे प्रश्न में दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या 105, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि हमें दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2πr, यानी कहने का मतलब वृत्त की परिधि हमें 44 सेंटीमीटर दिया है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2πr बराबर 44 हो जाएगा। 2πr बराबर 44 कैसे हुआ बेटा, क्योंकि वृत्त की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का मतलब हुआ ये 2πr, तो 2πr कितना हो गया 44, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ये हो गया r बराबर, ये हो गया 44 बटा ये हो गया 2π। 2π बटे में कैसे आया, क्योंकि 2π का हम लोगों ने पक्षांतर किया। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे ये हो गया 44 बटा के 2, पाई का मान होता है बेटा 22 बटा के 7, तो 22 बटा 7 जो है ये 2 के साथ आएगा, मतलब 2π है तो 2 गुणा 22 बटे 7 आएगा, तो 22 बटे 7 को हम लोग गुणे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटा के 22। ये 7 बटा 22 कैसे आया बेटा, जैसे ये 44 बटा के 2π था तो 2 गुणा ये हो जाएगा 22 बटा 7, तो जब हम लोग इसको भाग में लिखेंगे, यानी गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये गुणे के साथ तो 7 बटा के 22 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, तो ये हो गया 7 बटा के 22। अब आगे क्या करना है बेटा, ये देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 11 दूना के 22, इस 2 से 2 कट गया, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अब r हमें 7 सेंटीमीटर मिल गया, हमसे पूछा क्या है उसका क्षेत्रफल, तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना होता है πr²। अब पाई का मान कितना है 22 बटा 7, यह भी मैंने आपको बताया, गुणा r का मान कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये पाई हो गया 22 बटे 7 गुणे r² का मान जो हम लोग यहाँ 7 स्क्वायर लिखे थे, इसको हम लोग 7 गुणा 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब है कि 7 का गुणा 2 बार किया गया है, तो ये 1 7 से 1 7 कट गया। अब बचा कितना 22 का गुणा जब हम लोग 7 में करेंगे तो आएगा बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो 154 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 96 क्या कह रहा है, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये है, यानी जतिन और प्रिया दोनों को मिला दें तो उनके पास 41 रुपये है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है, तो प्रिया के पास है, मतलब प्रिया के पास कितना रुपया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें प्रश्न जो जो कह रहा है हमें सबसे पहले वो चीज़ें नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद फिर उसके बाद कुछ करना होता नहीं, बस उसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने मान लिया कि प्रिया के पास x रुपए हैं, यानी हमने क्या माना, हमने ये माना कि ये जो प्रिया है इनके पास x रुपए हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जतिन के पास जतिन और प्रिया को मिलाकर 41 रुपए हैं, तो जतिन के पास कितने रुपए बचेंगे,
यानी हमने ये क्या लिख लिया, ये जतिन के पास हमने पैसा लिख लिया। तो जतिन के पास कितना रुपया हुआ, 41 माइनस यक्स। 41 माइनस यक्स कैसे आया बेटा, ये देखिए प्रश्न में दिया है कि प्रिया और जतिन के पास मिलाकर 41 रुपये है। तो अगर हमने मान लिया कि प्रिया के पास 41 रुपये है, तो सॉरी प्रिया के पास यक्स रुपये है, तो ये जो 41 रुपये है इन्हीं में, मतलब यही तो, इसमें भी तो प्रिया है। कहने का मतलब कि जतिन और प्रिया दोनों के पास 41 रुपये है। तो जब यक्स रुपये प्रिया के पास हो गए, तो इन 41 में से जब हम लोग यक्स माइनस करेंगे तो जतिन का पैसा बच जाएगा। तो जतिन के पास का कितना हो गया, 41 माइनस यक्स। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4, यानी जतिन के पास कितने पैसे हैं, जतिन के पास है 41 माइनस यक्स। जतिन के पैसों का 1/4 यानी 41 माइनस यक्स का 1/4 का मतलब, का मैंने मतलब आपको बताया था कि का मतलब गुणा होता है। तो जतिन के पैसों का 1/4 यानी 41 माइनस यक्स का 1/4 ये किसके बराबर है, प्रिया के पैसों का। तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं, यक्स, ये हम लोगों ने माना है। तो प्रिया के पैसे का 1/7 का 1/7 का मतलब यक्स का 1/7 से 2 रुपये अधिक है। से 2 रुपये अधिक का मतलब 2 प्लस करेंगे क्योंकि 2 रुपये अधिक हैं। तो अब हमें मिल क्या गया, हमें मिला ये 41 माइनस यक्स गुणा 1/4 बराबर यक्स गुणा 1/7 प्लस 2। अब यही हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, और प्रिया के पास पैसा हमने यक्स माना है, तो जो यक्स की वैल्यू आएगी वही प्रिया के पास पैसा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 41 माइनस यक्स बटा के 4 बराबर ये हो जाएगा यक्स बटा के 7 प्लस 2। अब ये अलग जो भिन्न है यक्स बटा के 7 प्लस 2 वाली भिन्न जो है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो ये बाएं साइड में 41 माइनस यक्स बटे 4 है, इसको ऐसे लिख लेंगे बराबर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 7 आएगा। 2 अकेले है तो 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हर का भाग हर में, यानी 7 का भाग जब हम लोग 7 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स आएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 1 का भाग जब हम लोग 7 में करेंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे 2 अंश में, तो 7 दूना के 14 आएगा। अब कुछ नहीं करना है बेटा, तिर्यक गुणा कर लेना है। तिर्यक गुणा करने का मतलब 41 माइनस यक्स में 7 से गुणा करेंगे और यक्स प्लस 14 में 4 से गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे बेटा, ये 7 का गुणा सबसे पहले 41 में करते हैं। तो 7 का गुणा जब 41 में करेंगे तो 7 × 9 7 और 7 चौक 28, ये हो गया 287 माइनस, अब 7 का गुणा यक्स में करेंगे तो 7 यक्स बराबर 4 का गुणा यक्स में करेंगे तो 4 यक्स, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। अब 4 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 चौक के 56। अब आगे क्या करना है बेटा, अब यक्स वाले परिवार एक तरफ कर लेने हैं और अंक वाले परिवार एक तरफ कर लेने हैं। कहने का मतलब कि ये जो 7 यक्स है इसको हम लोग दाहिने लेके जाते हैं, तो ये 4 यक्स है और 7 यक्स जब अपने दाहिने जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हो गया बेटा 287, और 56 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 56 प्लस में है, ये 87 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे होगा ये 7 4 11 यक्स, ये हो गया 11 यक्स बराबर 287 में से जब हम लोग 56 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा 231। ये जो 287 में से हम लोग 56 माइनस करेंगे तो 287 में से 56 निकलेगा तो बचेगा 231। अब यक्स बराबर
क्या हो जाएगा बेटा, यक्स बराबर ये 231 है और बटा के 11 हो जाएगा। बटा 11 कैसे हुआ, इस 11 का हम लोग पक्षांतर किए तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है। अब 11 से जब हम लोग 231 में भाग करेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा बेटा। यानी कहने का मतलब यक्स की वैल्यू कितना आ गई, 21। अब हमने माना है कि प्रिया के पास यक्स रुपए है, तो यक्स बराबर जब 21 आ गया तो यानी प्रिया के पास कितने रुपए हैं, 21 रुपए हैं। 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। यानी हमसे पूछा क्या है कि क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। अब अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा, प्रश्न में दिया है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि, सबसे पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है बेटा, 2πr। यानी वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। अब दो वृत्त दिया है, ये कह रहा है प्रश्न में ना कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है। तो दो अनुपात का मतलब होता है बेटा बटा, यानी अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, अभी मैंने बताया। और दो वृत्तों की परिधि का अनुपात पूछा है, अनुपात का मतलब बटा होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो वृत्त की परिधि 2πr है, तो यानी कहने का मतलब ये जो 2πr है ये दो परिधि है, सॉरी दो वृत्त की परिधि है। तो दो वृत्त की परिधि है तो हम लोग एक r1 मान लेते हैं और एक r2 मान लेते हैं, 2πr2। ये 2πr1 बटे 2πr2 कैसे आया बेटा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात कितना है, 3:1। और 3:1 का मतलब अभी मैंने आपको बताया अनुपात का मतलब होता है बटा। ये इतनी जानकारी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग r1 r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2πr से 2πr कट गया, बचा कितना बेटा, r1 बटा के r2 बराबर 3:1। यानी ये r1 हमारी, ये r जो है ये हमारी त्रिज्या है। तो कहने का मतलब कि ये r1 अनुपात r2 बराबर कितना आ गया, 3:1। यानी त्रिज्या का अनुपात आ गया 3/1, सॉरी 3:1। 3:1 कैसे आया, क्योंकि अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। तो ये r1 बटे r2 बराबर 3/1 बचा, तो ये r1 अनुपात r2 बराबर 3:1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr²। हमसे अनुपात में पूछा है, अनुपात में पूछने का मतलब ये दो वृत्त है। यहाँ देखिए दो वृत्त दिया है, तो दो वृत्त की परिधि जब दिया है तो दो वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। तो हमने मान लिया, हमने क्या देखा कि ये क्षेत्रफल में अनुपात, हमने ये क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है, यही हमसे प्रश्न में पूछा है। तो क्षेत्रफल में अनुपात कैसे निकलेगा, हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अनुपात निकालने के लिए हमें दो वृत्त दिया है, तो एक हमने r1 मान लिया πr1², और दूसरा है πr2², ये r2²। ये कैसे आया बेटा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और हमें अनुपात पूछा है, तो यानी πr² ये पहले वृत्त का है और πr2² ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अनुपात निकालना है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये पाई से पाई कट गया, बचा कितना, r1² अनुपात r2²। तो r1 की जगह ये अनुपात क्या है, ये r1 की जगह 3 है और r2 की जगह 1 है। यानी r1 की जगह हम लोग 3 का स्क्वायर अनुपात r2 की जगह 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बेटा 3 तिया के 9 अनुपात 1 का स्क्वायर 1। यानी कहने का मतलब जो क्षेत्रफल में जो अनुपात आया है वो कितना आया, 9:1। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं और बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, उसी से ये आया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा,
प्रश्न संख्या 98। 98 क्या कह रहा है? यदि a प्लस बी बटा के सी बराबर b प्लस सी बटा के a बराबर c प्लस a बटा b हो, b बराबर k हो, तो k का मान बताना है। अब इसमें क्या करना है बेटा? इसमें सबसे पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा एक होता है कि अनुपात नियम। अनुपात नियम क्या होता है? जैसे हमें यदि दिया है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि a बटा बी बराबर c बटा डी, सॉरी ये डी है, c बटा डी बराबर e बटा f हो, तो ये बराबर के हो, तो अनुपात नियम क्या कहता है बेटा? अनुपात नियम ये कहता है कि के बराबर ये ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे वाला नीचे। कहने का मतलब ये a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। अनुपात नियम क्या कहता है बेटा? कि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बटा f बराबर k हो, तो अनुपात नियम से k बराबर हो जाएगा, अंश को अंश में जोड़ देंगे, a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस f। अब सेम नियम हम यहाँ इस प्रश्न में लगाएंगे। इस प्रश्न में कैसे लगाएंगे? ये k बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस ये दूसरे वाले में है b प्लस सी प्लस ये आगे है c प्लस ए बटा c प्लस ए प्लस बी। ये हो गया अनुपात नियम से। अब आगे कुछ नहीं करना, अब इसी का मान निकाल लेना है। मान कैसे निकालना है बेटा? के बराबर क्या हो जाएगा? ये एक a देखो यहाँ है और एक a यहाँ है, यानी ये 2a हो गया, और एक b यहाँ है, एक b यहाँ है, यानी ये भी 2b हो गया, और ये एक c 2c यानी 2c। कहने का मतलब ये बन गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2a 2b 2c में हमें 2 कॉमन मिल गया। 2 हमने जब कॉमन कर लिया तो बचा कितना बेटा? a प्लस b प्लस c। अब ये सब इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें हर एक चीज़ सभी चीज़ें पूरे विस्तार से बताई हुई है। अब ये जो c प्लस ए प्लस बी है बेटा, इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट गया, बचा कितना? 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 किस ऑप्शन में है बेटा? ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 99। 99 क्या कह रहा है बेटा? 99 कह रहा है कि यदि म स a8 बराबर 4 और ल सा a8 बराबर 24 हो तो a का मान बताना है। अब हम सबसे पहले जानकारी नोट करते हैं। जानकारी नोट करने का मतलब हमें प्रश्न में कौन कौन सी जानकारी दी हुई है, हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो ये a है, a8 है, कहने का मतलब ये हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? a, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 8। प्रश्न में दिया है ये a और 8, a8 बराबर 4, यानी पहली संख्या a, दूसरी संख्या 8। इनका म सा दिया है 4 और ल सा दिया है 24। कहने का मतलब ये म सा है 4 और ये 24 ल सा है। तो बस फिर वही फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा? संख्याओं का ल सा गुणे संख्याओं का म सा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो संख्याओं का ल सा कितना है? 24 गुणा संख्याओं का म सा 4 है। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है। अब a का मान कैसे निकलेगा बेटा? a बराबर ये हो जाएगा 24 गुणा के 4 और 8 का पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो 8 गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये 4 दूना 8 और ये 12 दूना के 24, यानी a बराबर कितना आ गया? 12। हमसे a का मान पूछा है तो a का मान कितना आ गया? 12। 12 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 100 क्या कह रहा है बेटा, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। अब कुछ करना है नहीं, सबसे पहले मैं एक फिगर बना रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। हमने क्या बनाया, एक आयताकार खेत, ये हो गया एक आयताकार खेत, ये बेटा मैंने बना दिया एक आयताकार खेत। अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि विकर्ण, इसका विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है बेटा, ये सी और बी तक की दूरी हमारी विकर्ण हो जाएगी। तो विकर्ण कितना दिया है बेटा 17 मीटर। अब विकर्ण 17 मीटर है, ये ए और बी ये हमारी लंबाई है और सी ए ये हमारी चौड़ाई है। अब क्या करेंगे बेटा, अब आप लोगों को पता होगा ये सी ए बी, यानी ये सी ए और बी, ये बेटा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सी ए बी से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये यल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 17 का स्क्वायर मतलब 17 गुणा 17, तो जब 17 गुणा 17 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 289। अब आगे क्या कह रहा है, परिमाप इसका दिया है 46 मीटर, तो आयत का परिमाप कितना होता है बेटा 2, ये आयत का जो परिमाप है, ये परिमाप हम लोग लिख लेते हैं, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये आयत का परिमाप होता है। अब आगे क्या करना है बेटा, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी बराबर, ये हमें 46, ये हमें 46 मीटर दिया है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 46, बराबर 46 कैसे आया बेटा, ये आयत का परिमाप होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी, और ये हमें प्रश्न में दिया है 46 मीटर। अब ये 2 दूनी 4, 2 3 के 6, यानी यल प्लस बी बराबर कितना आ गया 23। अब आगे क्या करना है बेटा, अब आगे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब अगर a प्लस बी हम लोग ना लिख के ये यल प्लस, एक मिनट, ये यल प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो ये आ जाएगा बेटा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l b। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पता है और यल प्लस बी बराबर 23 हमें इस यहाँ पे पता है, तो जब हम मान रख देंगे तो हमें यल बी का मान आ जाएगा। अब यल प्लस बी के स्थान पर कितना रख देंगे बेटा 23, तो 23 का वर्ग बराबर ये यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें ये 289 ये हमें पता है, प्लस 2l b हो जाएगा। अब 23 का वर्ग जब हम लोग करेंगे बेटा, 23 का वर्ग करने के बाद कितना आएगा, आप लोग वर्ग करके देखना, वर्ग का मतलब होता है 23 गुणा के 23, तो जब 23 गुणा के 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 529 बराबर, ये 289 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो 289 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 289 प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना बचा बेटा 2l b। अब 2l b बराबर कितना आएगा 529 में से जब हम लोग 289 माइनस करेंगे तो आएगा 240, यानी यल बी बराबर कितना आ गया, ये 2 का पक्षांतर होगा तो 240 में 2 से भाग होगा, तो भाग देने के बाद 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, यानी यल बी का मान कितना आ गया बेटा 120 मीटर स्क्वायर।
अब हमसे पूछा क्या है, खेत का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो यल हमारी लंबाई है और बी हमारी चौड़ाई है, तो यही आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो लंबाई यल है, चौड़ाई बी है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा यानी यल बी का मान आ गया 120। तो 120 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101। 101 क्या कह रहा है बेटा, ये सरल करना है। सरल कीजिए, ये -9 माइनस मझले कोष्टक है, फिर उसके बाद छोटे कोष्टक में -8 प्लस फिर छोटे कोष्टक में 24 भाग के 13 - 3। ये 13 - 3 के ऊपर बेटा ये बार वाला ब्रैकेट है। ये लगता है थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, ये बार ब्रैकेट है। ये सब मैंने आपको क्यों लिया है, क्योंकि इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये बॉडमास नियम से लगेगा। बॉडमास नियम में क्या होता है बेटा, ये होता है, ये जो बॉडमास होता है इसका मतलब होता है बी से होता है बेटा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यानी कि इस ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें बॉडमास नियम को लागू करना होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले बी यानी सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम बार ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट के, उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है बेटा ऑफ, ऑफ का मतलब का। जैसे प्रश्न में आ गया ना कि 2 का 3/2 या 1 का 4/3, तो जहाँ ये का शब्द रहता है वहाँ ओ यानी ये ऑफ का प्रयोग लगता है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे ये डिवीज़न है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो चलिए इसी नियम से हम ये सवाल हल करते हैं। ये 13 - 7 के ऊपर बार ब्रैकेट है। तो अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं। अब सारी चीज़ें हम वैसे ही उतार लेंगे, कहने का मतलब सब चीज़ें वैसे लिख लेंगे और सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे। ये -8 प्लस ये हो गया 24 और ये भाग में अब 13 - 7 पे बार ब्रैकेट है, तो सबसे पहले 13 - 7 को हल करेंगे। तो 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 6। अब आगे क्या करेंगे, ये हो गया -9, इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस ये हो गया -8 प्लस अब बेटा क्या करेंगे, ये 6 का भाग हम लोग देंगे 24 में। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट को हल करने के बाद ये कितना आएगा, 4। यानी 24 में जब हम लोग 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा, 4। तो 4 लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, ये -9 ऐसे लिख लेंगे। अब ये -8 है और ये +4 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घट जाती हैं, और अगर चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 8 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है, यानी ये घट जाएगा। घटने के बाद कितना आएगा, ये -4 आएगा। अब आगे बेटा ये -9 है, और मैंने बताया था आपको कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये जो -4 है ये +4 हो जाएगा। फिर से आया -9 +4, यानी चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग होने का मतलब कि वो घट जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 के साथ ये माइनस का चिन्ह है, तो यानी 5 के साथ भी माइनस लग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, -5। -5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। 102 क्या कह रहा है बेटा, यह प्रश्न देखने में भले ही आपको कठिन लग रहा हो लेकिन है बहुत ही आसान। अब आसान कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है बेटा, इसमें दिया है x y का मान बताना है, यानी ये कोड C जो है ये y है और x जो है वो b जो है वो x है। तो x y का मान बताना है। आप सबसे पहले देखिए बेटा, ये जो कोड
ACB है ये बराबर हो जाएगा DCE के। कोण ये देखिए ACB यानी जो कोण Y है ACBY है, और DCE का मतलब ये जो ऊपर 80 अंश दिख रहा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। बराबर कैसे हैं बेटा? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए। ACB बराबर DCE के। तो ACB ये हमारा कितना है? Y है। इस कोण का मान देखिए Y है, तो ये बराबर हो गया DCE, यानी ये DCE ये ऊपर वाला कोण 80 अंश है। तो कहने का मतलब कि ये DCE 80 अंश है, तो ACB भी हमारा कितना अंश का हो जाएगा? 80 अंश का। यानी Y अंश बराबर कितना आ गया? 80 अंश। अब कोण A हमें 50 अंश ये पता है, पहले से ही ये दिया है प्रश्न में। Y का मान हमने अभी अभी निकाला शीर्षाभिमुख कोण से 80 अंश। अब कोण B का मान, तो बेटा हमें पता है, हमें क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमें क्या पता है बेटा? हमें ये पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है? 180 अंश। ये हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब बस कुछ नहीं करना है। कोण A की जगह कितना दिया है प्रश्न में? 50 लिख देंगे, प्लस कोण B x डिग्री है, ये हमें निकालना है, प्लस कोण C का मान अभी हम लोगों ने निकाला 80 अंश, तो कोण C की जगह 80 अंश रख देंगे, बराबर हो जाएगा 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 180। अब 80 और 50, ये 80 और 50 जो है इसको जब जोड़ेंगे तो 130 आएगा, और 130 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 130 प्लस में है, जब अपने दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 180 में से जब 30 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 50। यानी x बराबर 50 आ गया, y बराबर 80 आ गया। हमसे पूछा है x y के क्रमशः मान। क्रमशः का मतलब होता है बेटा जो पहले है सबसे पहले उसका मान, उसके बाद जो बाद में है उसके बाद उसका मान। यानी सबसे पहले x का मान, उसके बाद y का मान। तो x 50 है, y 80 है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 50 और 80। ये 80-50 देखिए C में भी है, लेकिन 80-50 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि हमें x y के क्रमशः मान पूछा है। तो क्रमशः का मतलब पहले x का मान और उसके बाद y का मान। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये ACB और DCE ये शीर्षाभिमुख से मैंने बराबर कर दिया दोनों कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये DCE 80 है, तो यानी ACB भी हमारा 80 हो जाएगा। तो y का मान 80 आ गया, और ये a का मान हमें 50 दिया है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो इन तीनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दिए, और ये मान रख के बस x की वैल्यू निकाल दी है हम लोग। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? अगला प्रश्न है 103। 103 क्या कह रहा है बेटा? कि एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। बेटा जो संख्याएं अनुपात में दी होती हैं वो एग्जैक्ट संख्याएं नहीं होती, वो हमें यूनिट बताती हैं। हमें जो अनुपात में संख्याएं दी होती हैं, अगर वो हमें एग्जैक्ट में मानना है तो हम उसके साथ यक्स लगा के मानते हैं। कहने का मतलब कि ये जो त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 दिए हैं अनुपात में, तो ये हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है वो कितने हैं? ये 2x है और 3x है और 4x है। ये 2x, 3x, 4x क्यों माने? क्योंकि अनुपात जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है, वो यूनिट में दिया रहता है। एग्जैक्ट मानने के लिए हमें यक्स के साथ मानना होता है। तो अब फिर वही पुरानी बात आ गई। पुरानी बात कौन सी आ गई? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तीन कोण हमें पता ही है, यानी ये 2x प्लस
3x और प्लस 4x बराबर 180 हो जाएगा। ये कैसे हुआ बेटा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 3 कोण हमें पता है, ये इनका योग जो है 180 के बराबर हो जाएगा। अब इन दो सबको जोड़ लो, 3 2 5 4 9x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 180 के, यानी x बराबर हो जाएगा 180/9। तो 9 दूना के 18, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया? 20। तो 20 आ गया। अब हमें तीनों कोणों के त्रिभुज के तीनों कोणों के मान पूछ रहा है। तो तीनों कोण अभी हम लोगों ने क्या माना था? 2x, 3x और 4x। तो x की वैल्यू आई है हमारी 20। अब यहाँ ये जो 2x, 3x, 4x माने हैं हम लोग त्रिभुज के कोण, इसमें x का मान रख देंगे। तो 2x में जब x का मान रखेंगे तो x का मान 20 है, तो 2 गुणा के 20 बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 40 अंश। और 3 गुणा x करेंगे तो 3 दूना के 6, ये 60 अंश। और ये 4 गुणा 20 करेंगे तो 4 दूनी 8, 80 अंश, यानी 40, 60 और 80। ये हमारा ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 104। 104 क्या कह रहा है बेटा? 44 - 6 + 43 गुणा 2 - 87। ये हमें सरल करना है। अब इसको सरल कैसे करना है? अभी आपको मैंने बॉडमास नियम बताया, उसमें क्या होता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे। सबसे पहले होता भाग है, लेकिन इस इक्वेशन में भाग नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, बाकी चीज़ें वैसे लिखते चलेंगे। तो 44 - 6 प्लस, अब ये 43 गुणा 2 है, तो 43 गुणा 2 जब हम लोग करेंगे तो ये 3 दूना के 6, 4 दूना 8, 86 आ गया, -87 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है बेटा? आगे देखिए, ये 44 और 86, ये 86 और 44 दोनों प्लस में हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। और ये 6 और 87 दोनों माइनस में है, ये माइनस माइनस हैं, जुड़ेंगे ये भी। मैं आपसे बताई थी ना पिछले क्लास में कि जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। तो 44 और 86 जब जोड़ेंगे बेटा तो ये आएगा 130। माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अब ये हम माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ने जा रहे हैं। ये जुड़ेगा भले ही, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। तो 87 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना बेटा? 93। अब 130 में से जब हम लोग 93 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37, यानी कहने का मतलब 37 हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105। 105 क्या कह रहा है बेटा? कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। कहने का मतलब एक टिन का बर्तन था, उसमें 20 लीटर पेट्रोल था, 20 लीटर में 3 लीटर पेट्रोल बह गया। रिसाव के कारण, यानी रिसाव हुआ तो 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, यानी 3 लीटर पेट्रोल बह गया। अब टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? हाँ, सबसे पहले बेटा ये 20 लीटर पेट्रोल है। अब क्या हुआ? बचा कितना? 17 लीटर। 17 लीटर कैसे बचा बेटा? ये 17 कैसे आया? देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20 लीटर में 3 लीटर बह गया, यानी इस 20 लीटर से जब ये हम लोग -3 लीटर कर दिए। -3 लीटर क्यों किए? क्योंकि 20 लीटर में से 3 लीटर पेट्रोल बह गया, तो बचा कितना? 17 लीटर। अब जो शेष पेट्रोल बचा है हमें उसी का प्रतिशत पूछा है। कैसे? टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा, यानी 3 लीटर पेट्रोल बहने के बाद जो पेट्रोल बचा है उसी का प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो अब बेटा प्रतिशत कैसे निकालेंगे? प्रतिशत यानी अब ये जो शेष पेट्रोल रह गया है उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें जितना पेट्रोल शेष रह गया है, शेष कितना है? 17, तो हम 17 लिख देंगे ऊपर। और कितने में 17 रह गया है, यानी
3 लीटर बहने के बाद जो पेट्रोल बचा है 17 लीटर, वो अंश में लिखेंगे और कितने में, यानी शुरुआती पेट्रोल कितना था 20। अब ये 17/20 एक भिन्न हो गया, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब ये हो गया बेटा 20 पंचे 100 और 17 पचे 85। कहने का मतलब कि टिन के बर्तन में जो पेट्रोल बचा है वो कितना बचा है, अब इस समय 85% बचा है, क्योंकि 3 लीटर तो पहले ही बह चुका था। तो 85 यानी कि हम लोगों का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया है। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। और आप लोग जब क्लास देखा करिए तो प्लीज़ अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ताकि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहें। इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो बेटा आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और यदि बेटा आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ एक क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब इस चैनल पर कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई क्लास में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।